क्या फोन में अडल्ट कंटेंट देखना इलिसिट सेक्स है? ये फुल टाइम डिवोटी कौन होता है? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे कैसे कमाएं? माता जी, क्या आपको वैष्णव अपराध से डर नहीं लगता? मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, मैं क्या करूं? मैं डिप्रेशन में हूं, मरना चाहता हूं। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फोन में अडल्ट कंटेंट देखना भी इलिसिट सेक्स में आता है? उसमें तो मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और बहुत सारे तो लोग इसे आर्ट फॉर्म भी कहते हैं। वाह 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 वाह, आर्ट फॉर्म। भाई देखो, अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। देखो, जब भी आप फिजिकली इंटीमेट होते हो किसी के साथ, या फिर चलो आप नहीं, आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोई और अगर इंटीमेट हो रहा है फिजिकली किसी के साथ भी, तो वो क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है। लेकिन कौन इंजॉय कर रहा है? क्या उसकी बॉडी इंजॉय कर रही है या उसका माइंड इंजॉय कर रहा है ना? क्या उसका स्थूल शरीर इंजॉय कर रहा है या इंजॉयमेंट माइंड में मिल रहा है? उसे माइंड में मिल रहा है, ऑब्वियसली, है ना? अब आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी, बॉडी भी इंजॉय करती है। देखो नहीं, बॉडी इंजॉय नहीं करती। अब लेट्स से अगर लाश है, एक लाश पड़ी है आपके सामने, अब आप जाके उसको गुदगुदी करने लग जाओ, उसकी ये करने लग जाओ, क्या वो हंसेगी? क्या वो बोलेगी नहीं नहीं मत करो मत करो? क्या वो कुछ भी ऐसा बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो लाश है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जीव, आत्मा, ये चाहिए ना उस पूरी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए। तो जो बॉडी है वो इंजॉय नहीं करती है। तो अब रही बात फोन में अडल्ट कंटेंट देखने की। अब जब आप फोन में अडल्ट कंटेंट देख रहे हो तो प्लेजर कौन डिराइव कर रहा है? माइंड। जब आप किसी के साथ, आप नहीं कोई और, जब कोई और किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है तो कौन प्लेजर डिराइव कर रहा है? माइंड। अब डिफरेंस क्या है? मजा तो माइंड में ही आ रहा है ना, उस व्यक्ति को, भाई मुझे नहीं, उस व्यक्ति को, समझ रहे हो? तो यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलिसिट सेक्स ओनली। और भाई ये कोई आर्ट फॉर्म नहीं है। ये कहाँ पढ़ रहे हो आप? ये कहाँ से निकाल के ला रहे हो? ये सब वेस्टर्न फिलोसफी है, इन्हें मत सुनो। ये सब फालतू की चीजें हैं, आपके दिमाग को करप्ट कर देंगी। छोड़ो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माता जी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो वैष्णव अपराध का। मेकअप वाले वीडियो में जिन भक्तों के बारे में आपने बताया उन्होंने तो गलत किया ही है, लेकिन आप ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हो डिवोटीज को, थोड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। लेकिन अगर कुछ किसी कोई गलत कर रहा है तो हमें इसे पॉइंट आउट तो करना ही पड़ेगा ना। अब क्या कर सकते हैं? देखो, किसी को जो करना है करे, मेकअप लगाए, पेड़ से उल्टा लटक जाए, मेकअप की लेयर यहां से लेकर वहां तक थोप ले, नाचे गाए, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें प्रॉब्लम, मतलब हमें प्रॉब्लम होगी ही क्यों, और हम होते ही कौन है किसी को जज करने वाले? अगर कोई डिवोटी मेकअप लगा रहा है, वी डोंट जज देम, वो उनका प्रॉब्लम है, उनको जो करना है करे, इट्स देयर लाइफ भाई, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आचार्यों की वाणी को यूज करके, उसको कॉन्कॉक्ट करके अपने कामों को, अपने मेकअप लगाने को या किसी भी और चीज को जस्टिफाई कर रहा है जो कि सही नहीं है, देन हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बोलेंगे। और आपको भी बोलना ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। गलत को गलत और सही को सही बोलना आना चाहिए। एंड दिस इज नॉट वैष्णव अपराध। हमने किसी की भक्ति पर कोई कटाक्ष नहीं करा है, हमने किसी को कभी जज नहीं करा है उसके एक्शंस के बेसिस पर। लेकिन अगर कोई आचार्यों की वाणी को यूज कर कर उसको अपनी ही फिलॉसफी बनाकर प्रेजेंट करेगा और कोई ऐसी चीज बोलेगा जो कभी आचार्यों ने बोली ही नहीं है, देन हमें उसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। एंड दैट इज नॉट वैष्णव अपराध। भाई गलत को गलत नहीं बोलोगे तो क्या करोगे? फिर तो बैठे ही रहो, फिर तो बस जो हो रहा है जी आंख बंद कर कर अपना देखते रहो, आप कुछ भी मत करो उस बारे में। एंड एक्चुअली कुछ साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ भी था। एक बहुत ही अच्छे वैष्णव है, बहुत ही अच्छे डिवोटी है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर भक्ति मूवमेंट इज कमेंडेबल, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने भगवत गीता के कुछ श्लोकों को मिस इंटरप्रेट करके प्रेजेंट किया था। एट दैट टाइम वी हैड पॉइंटेड इट आउट और हम लोगों ने एक पोस्ट भी किया था, लेकिन उस टाइम पर हमको बहुत गाली पड़ी थी। लेकिन देखो, आचार्यों के दम पर आप गलत फिलॉसफी का प्रचार नहीं कर सकते। आप आचार्यों के दम पर एक ऐसी फिलॉसफी उसको कॉन्कॉक्ट करके प्रेजेंट नहीं कर सकते। भाई जो आचार्यों की वाणी है वो एज इट इज किसी कारण से ही तो है ना। ये तो नहीं है कि अब हम उस पर अपनी टीका लेने लग जाएंगे लिबरल होने के नाम पर, दैट यू नो वी हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड एडजस्ट एवरीवन। एज इट इज उसको रखना इंपॉर्टेंट है, एक हद तक लिबरल होना ठीक है, लेकिन आप उसको कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। यस, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लेट गो ऑफ द लोअर प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू प्रीच द हायर प्रिंसिपल, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्कॉक्टिंग द फिलोसफी। और देखो, वैष्णव अपराध क्या है? क्या मेरे अंदर जिन दो माताओं के बारे में मैंने बोला था पिछली वीडियो में, क्या मेरे अंदर उनके लिए कुछ भी है, कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं क्या? जो मैंने जो बोला था, मैंने उनकी फिलोसफी को लेकर बोला था। मैंने कभी भी उनको एज अ पर्सन कभी पॉइंट आउट नहीं करा कि जी ये तो ऐसे इंसान है, या फिर मैं सोच रही हूँ इनकी तो जी भक्ति ऐसी होगी, दे आर नॉट लाइक दैट, कुछ भी नहीं।
मेरे अंदर कुछ है ही नहीं किसी को भी लेकर, और मैं होती कौन हूं किसी को भी लेकर कुछ करने की भाई। मतलब आई कैन नेवर इवन जज द अदर पर्सन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल एक्शंस। लेकिन अगर फिलोसफी को लेकर गलत बोलोगे आचार्यों की तो वो गलत है। एंड एग्रीड दैट दे आर बेटर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउटसाइड। वो लोग बहुत बेटर है एंड थोड़ा थोड़ा करके एवरीवन इज ट्राइंग टू डू सम प्रीचिंग एक्टिविटीज एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। अग्रीड। लेकिन अगर कुछ गलत बोलोगे आचार्यों की फिलोसफी को लेकर देन देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। नॉट जस्ट दैट देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस, देयर हैज टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर कल हम कुछ गलत बोल रहे हैं आचार्यों की वाणी को लेकर, कुछ अपनी ही फिलोसफी पर टीका देने आ गए, तो प्लीज आप भी हमको पॉइंट आउट करो। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम यहाँ इस कम्युनिटी में अल्टीमेटली आचार्यों की वाणी को कॉपी पेस्ट करने आए हैं, ना कि उनकी वाणी पर कोई टीका देने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रभु जी क्या आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखते हैं? क्या ये काम करता है? ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। इससे रिलेटेड हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है उनको हम बता देते हैं। बेसिकली जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बार बार मेडिटेट करते रहते हो तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार या मैनिफेस्टेशन इसके अनुसार ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको दे देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छे से मेडिटेट कर रहा हूँ या फिर एक नोटबुक और पेन लेकर बार बार लिख रहा हूँ, मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बार बार लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? मेरी सैलरी 2 लाख पर मंथ हो जाए, 2 लाख पर मंथ हो जाए, 2 लाख पर मंथ हो जाए। तो इस लॉ के अनुसार आपकी ये डिजायर बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अब देखो ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ भी डिजायर करने लग जाओ, कुछ भी चीज लिखने लग जाओ और वो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल नहीं है ये। देखो इसमें क्या होता है, ऐसा सीन है, एज लॉन्ग एज वो जो आप जिस भी चीज की डिजायर कर रहे हो वो आपकी लिमिट के अंदर है, मतलब रीच के अंदर है। अब अगर मैं ये इमेजिन करने लग जाऊं कि लेट्स से कि मेरी छत के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है और भगवान उसमें से एक बक्सा मेरी छत के ऊपर गिर जाए और मैं जब उस बक्से को खोलूं तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिले और ये लिख रहा हूं, तो ये अचीव नहीं होगा ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये लॉ सच में काम करता है? तो हाँ, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये सब काम करता है। लेकिन जितने भी लोग अब ये सोच रहे हैं कि हाँ हम भी शुरू हो जाते हैं, अलग अलग टेक्निक से कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कर देते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर बार बार अपनी इच्छाओं को बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम भी रिच हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई सुनो, प्रकृति आपके डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी ही करेगी। वो तो चाहती है ना, भौतिक जगत में घूमते रहो, माया देवी तो चाहती है ना आप बस यहीं पे फंसे रहो। ये पूरे जितने भी लॉज है ना, इन सबका बाप है हरिनाम। क्या श्लोक आता है हमारे पुराणों में? न नामम सदृशम ज्ञानम, न नामम सदृशम व्रतः, न नामम सदृशम ध्यानम, न नामम सदृशम फलम। आगे और भी बहुत लंबा श्लोक है ये। तो न नामम सदृशम फलम, जो हरिनाम है ना वो आपके सारे डिजायर्स फुलफिल करेगा, सारे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ऑलरेडी जप कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका चैंटिंग करने के पीछे कंसेप्शन क्या है। उनको अपना उद्देश्य शुद्ध भक्ति ही बना के रखना है। उनको अब अगर चैंटिंग कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये वीडियो देखकर ये आ जाए, अरे हाँ यार ठीक है पैसे भी कमा सकते हैं, चलो पैसे कमाने शुरू करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नहीं, आपको नीचे नहीं आना। आपका जो पर्पस है वो ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर है, इन सब भौतिक इच्छाओं के ऊपर है। तो आपको शुद्ध भक्ति के उद्देश्य से ही जप करने हैं। लेकिन जो लोग ये आलतू फालतू की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और इन सब की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, आप या आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनको समझाओ कि भाई इससे अच्छा तो हरिनाम ही शुरू कर दे। मतलब चैंटिंग विद एनी इंटेंशन इज बेटर देन नो चैंटिंग, राइट? कम से कम नाम तो शुरू करें, कम से कम हरिनाम जप करना तो शुरू करें। अब आप में से बहुत लोग बोल सकते हो, प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो एक व्यक्ति को नाम अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब भी कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है तो वो शुरू में चाहे वो चाहे या ना चाहे वो नाम अपराध ही जप करेगा। कोई भी एकदम शुद्ध नाम के उद्देश्य से जप करना शुरू नहीं कर सकता है अनलेस वो एक महाभागवत है या फिर एक नित्य परिकर है। अब देखो जैसे कोई भी जप शुरू कर रहा है, बहुत ज्यादा दुखी है और दुख में उसने जपमाला उठाई कि ठीक है अब तो भगवान ही मेरा एक सहारा है, और वो किस उद्देश्य से जप करना शुरू कर रहा है कि मुझे तो बस इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, मुझे अब सुख चाहिए अपने जीवन में, मुझे इन दुखों से निवारण प्राप्त करना है। तो क्या ये शुद्ध नाम के उद्देश्य से जप कर रहा है? नहीं। लेकिन वो बेटर है ना, आएगा वो किसी ना किसी दिन आएगा, ऊपर बढ़ेगा, उसका पर्पस चेंज होगा, शुद्ध नाम के लिए जप करेगा। तो इसीलिए जो लोग ऑलरेडी शुद्ध नाम के उद्देश्य से जप कर रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम वगैरह के उद्देश्य से जप कर रहे हैं, तो वेरी गुड, कंटिन्यू। लेकिन जो लोग जप नहीं कर रहे हैं, कैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई जप करना शुरू करो।
ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बच्चे हैं, बच्चे हरि नाम के सामने। चलो छोड़ो, आपको नाम नहीं लेना, आपको जप नहीं करना। एक और सॉल्यूशन है, आपको अगर जप भी नहीं करना है, आप महादेव की आराधना शुरू कर दो। अगर आप महादेव की आराधना भी शुरू कर दोगे ना, आपकी सारी सांसारिक इच्छाएं 110% गारंटी के साथ पूरी होती चली जाएंगी। ये बड़े दुख का विषय है कि हम सभी लोग ना, मतलब हमें अपने सनातन संस्कृति पे विश्वास नहीं है, और ये जो बाहर से, जो कोरिया से आ रही हैं टेक्निक्स, या फिर ये यूरोपियन नेशन से, इंग्लैंड वगैरह से जो आ रही हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये वो, इन सब में हम घुसते चले जाते हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं, और अपने खुद की सनातन संस्कृति पे हमें शर्म आती है। लोगों को अपने खुद के सनातन धर्म पे, अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है, महादेव पर विश्वास नहीं है। कितने ज्यादा शर्म की बात है। तो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये अट्रैक्शन, ये सब, ये कोरिया की टेक्निक्स और ये सब जो भी कुछ ला रहे हो भाई, ये सब छोड़ो और अपने सनातन कल्चर में डीप डाइव करो। और जो लोग जप कर रहे हैं अच्छे उद्देश्य से, शुद्ध उद्देश्य से, वो वैसे ही करते रहें। आप हरि नाम जप करोगे पैसे के कंसेप्शन के साथ, तो भक्ति देवी आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन क्या करेंगी? पैसा देंगी और चली जाएंगी, भक्ति नहीं देंगी। तो इसलिए कंसेप्शन सही होना चाहिए चैंटिंग करने के पीछे। द क्वेश्चन इज, मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है लेकिन मैं तो जॉब ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ, व्हाट टू डू? तो पार्ट टाइम डिवोटीज कौन हुए? जो लोग आधे टाइम भक्ति करते हैं और आधे टाइम जॉब करते हैं, क्या वो लोग पार्ट टाइम डिवोटीज हैं? या फिर सुबह जिसने धोती कुर्ता पहन लिया और ऑफिस जाते हुए पैंट शर्ट कोट पहन लिया, वो पार्ट टाइम डिवोटीज हुए? देखो, ऐसे तो नहीं होता है। सो पर्सनली फॉर मी, फुल टाइम डिवोटी की डेफिनेशन मेरे लिए तो ये है, जो कंप्लीटली सरेंडर्ड है कृष्णा पे। उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, कोई पैसे से मतलब नहीं है, बस अपने भजन और प्रचार से मतलब है, दैट्स इट। और अगर कोई टेंपल में सेवा भी कर रहा है लेकिन उसको अपने सिंपल जीवन का निर्वाह करने से ज्यादा अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, देन वो सेवा कैसे हुई? क्योंकि उस सेवा पे तो कंडीशनिंग हो गई ना पैसे की, कि जब तक पैसे मिल रहे हैं तब तक सेवा चलेगी। तो क्या ये फुल टाइम डिवोटी हुए? नहीं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे, जी हम तो वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि वॉलंटियर तो एनी विच वेज बिना रेम्यूनरेशन के, बिना पैसे के किया जाता है। एकदम करेक्ट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वॉलंटियर कर रहा है वो फुल टाइम डिवोटी भी कहलाए, क्योंकि वॉलंटियर करने में और सेवक बनने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? अपनी सर्विसेज को स्टॉप करने के इंडिपेंडेंस का। एक वॉलंटियर वॉलंटियरली अपनी एक्टिविटीज को तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक उसको मजा आ रहा है कि हाँ, आई एम डूइंग सच अ नाइस सेवा, कृष्णा मस्ट बी प्लीज्ड विद माय सेवा। लेकिन अगर वो वॉलंटियर को मजा आना बंद हो जाए, या फिर जब वो अपने कंफर्ट के बाहर जाना स्टार्ट कर दे, और अगर वो वॉलंटियर अपनी सेवा को छोड़ दे, देन दैट वॉलंटियर इज नॉट अ सेवक, क्योंकि अब उसके पास एक इंडिपेंडेंस है, अब उसको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हुआ और उसने वो सेवा छोड़ दी। तो जो एक सेवक होता है, उसकी लाइफ में कितने भी दुख आए, कितनी भी एक्सट्रीम मिजरी भी आए, वो तब भी अपनी सेवा को कंटिन्यू रखेगा डिस्पाइट एनीथिंग। सो दैट सेवक इज एक्चुअली अ फुल टाइम डिवोटी। तो अगर इतना डेडिकेशन है कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सब कुछ लुट जाए पिट जाए, पैसे नहीं मिल रहे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली से, फ्रेंड्स से, टेंपल से, लेकिन तब भी वो डेडिकेशन के साथ अपनी सेवा कंटिन्यू रखे बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, देन दैट सेवक इज अ फुल टाइम डिवोटी। तो ये है फुल टाइम डिवोटी होने की डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हमें मिलेंगे जो कि इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और आज के टाइम पर इसको फॉलो करना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट हम सभी पार्ट टाइम डिवोटीज, और पार्ट टाइम डिवोटीज छोड़ो, वी आर ऑल ट्राइंग टू बी डिवोटीज, दैट्स इट। तो हम भी डिवोटीज बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पूर्ण शरणागति हुई नहीं है, क्योंकि हम भी अभी जो भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में सीखते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियोस के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे हमारी जॉब नहीं छूट रही। हम आज भी अपना भक्ति टुडे 108 ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, वी आर अर्निंग मनी। तो अभी पूर्ण शरणागति नहीं आई है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम भी अभी बस ट्राई ही कर रहे हैं। तो अब कोई क्वेश्चन कह सकता है, तो माता जी हम सब कुछ करना छोड़ दें, ऐसे ही बैठ जाएं बस? नहीं, आपसे ये कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि कोई भी अपने अधिकार को, अपनी पोजीशन को प्रीमेच्योरली जंप करके फुल टाइम डिवोटी बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो फुल टाइम डिवोटी जब सच में कोई बनता है ना, तो वो साधुज होते हैं, हमारे 6 गोस्वामीज होते हैं जो सच में सब कुछ छोड़कर भजन करते हैं। तो प्रीमेच्योरली हम आपको ये बिल्कुल भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि अभी आप सब कुछ छोड़ दो, अपनी जो भी जॉब, बिजनेस, धंधे पानी सब ठप करके बैठ जाओ और एक जगह भजन करो, क्योंकि एनी विच वेज वो आप कर भी नहीं पाओगे और वो आपके लिए सूटेबल भी नहीं होगा। कुछ टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट होगे और अल्टीमेटली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीटली छोड़ दोगे। द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि हमको ये चीज एनालाइज करनी है, अपनी पोजीशन को रियलाइज करना है कि अभी हम कहां स्थित हैं। यस, वी आर नॉट फुल टाइम डिवोटीज, व्हिच इज फाइन, लेकिन धीरे 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 वी आर ट्राइंग। वी हैव टू होप दैट यस, वन डे वी हैव टू प्रैक्टिस प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति, जिसमें सच में कृष्णा इज द सेंटर एंड बिना किसी अभिलाष के वी आर रियली रियली ट्राइंग टू वर्शिप कृष्णा नाइसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम डीपली इन लव विद अ गर्ल, मैंने उसे प्रपोज किया बट शी फ्रेंड जोन मी। मैं उसके बिना जीवन इमेजिन नहीं कर सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या मुझे उसका फ्रेंड कंटिन्यू करके सोलेस मिलेगा?
मैं उसे जितना देखता हूँ मेरी फीलिंग्स वापस आ जाती हैं, आई एम इन अ मेस, मैं क्या करूँ। चलो लेट्स इमेजिन आपने उसे प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट नहीं किया। अब आप उसके सिर्फ फ्रेंड नहीं हो, अब आप फ्रेंड जोन नहीं हो, अब आप उसके बॉयफ्रेंड बन चुके हो। अब आप क्या करोगे? आप उसे हग करोगे, आप उसे किस करोगे, आप उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होगे। चलो ठीक है, हम ये बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते हैं थोड़ा। तो अब आप क्या करोगे? आप उसे आई लव यू बोलोगे, वो आपको आई लव यू बोलेगी। आप उसके साथ तरह तरह के इमोशंस शेयर करोगे, वो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करेगी, है ना। और ऐसे ही करते करते आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब लेट्स से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप फिर से उसके फ्रेंड हो गए हो या फिर आप एक्स हो चुके हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप उस लड़की को इस तरीके से सर्व कर पाओगे? अब ये चीज ध्यान से सुनो, वो आपको हग नहीं कर रही है, वो आपको किस नहीं कर रही है, वो आपके साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं हो रही है, वो आपके साथ अपने इमोशन शेयर नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी क्या आप उसे सेल्फलेसली सर्व कर पाओगे? सेल्फलेसली, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस व्हाटसोएवर? द आंसर इज नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, देखो प्रेम तो वो होता है जब आप दूसरे की खुशी में खुश होते हो। अब उसकी खुशी किस चीज में है? उसकी खुशी इस चीज में है कि आप उसके फ्रेंड बन के रहो। उसकी खुशी इस चीज में है कि वो आपको हग नहीं करना चाहती, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहती। तो अब आप जो बोल रही हो कि यू आर डीपली इन लव विद हर, क्या ये सच है? नहीं, डोंट यूज द वर्ड लव, यू आर डीपली अट्रैक्टेड टू हर। तो अब यहां पर ये तो देखो क्लियर हो गया है कि ये प्रेम तो है ही नहीं। आप जो वर्ड यूज कर रहे हो लव, ये लव तो है ही नहीं। क्यों? अगर ये लव होता तो आप डिप्रेशन में जाते ही ना, आप तो उल्टा खुश फील करते कि ओके मे बी दिस इज व्हाट गिव्स हर हैप्पीनेस, राइट। लेकिन यहां पर सच ये है कि आपको अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है। आप उसे हग करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहती। आप उसे किस करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहती। आप उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हो, वो नहीं होना चाहती। पहले तो क्वेश्चन को रिफ्रेज करते हैं। आप ये बोलो कि आई एम डीपली अटैच्ड टू अ गर्ल। आप अटैच्ड हो उससे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप उससे अटैच्ड हो। किस चीज से अटैच्ड हो? आप उसके स्वभाव से अटैच्ड हो, उसके हंसने से अटैच्ड हो, उसकी अदाओं से अटैच्ड हो, उसके बालों से अटैच्ड हो, उसकी सुंदरता से अटैच्ड हो, आप उसके चलने से अटैच्ड हो, उसकी पूरी पर्सनालिटी से अटैच्ड हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, वो आपके इस अटैचमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है और आप डिप्रेशन में हो और आप मरने की सोच रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता वगैरह वगैरह। देख भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो ह्यूमन फॉर्म है ना, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये छोड़ यार, ये सब छोड़। मैं आपको ना आपके अनुसार जवाब देता हूं। देखो, और अभी ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अब जो मैं आंसर देने वाला हूं वो सिर्फ ये पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये इसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है या फिर ऐसे लोगों के लिए जो इस लेवल के डिप्रेशन में है, मरने के बारे में सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं बताता हूं क्या होगा अगर आप मरोगे तो। आपके परिवार वाले 2 महीना बहुत दुखी रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, रोएंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए समय काटना। उसके बाद उन्हें 8 महीने लगेंगे, डाउन फील करेंगे, बहुत ज्यादा डाउन फील करेंगे, टाइम टू टाइम रोया भी करेंगे, आपके कपड़े देखेंगे, आपसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं घर में उन्हें देख देख के आपकी याद आएगी। फिर उसके बाद 2 महीना और लगेंगे जिसमें वो रिकवर होंगे, आपकी थोड़ी थोड़ी याद आएगी लेकिन वो रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद आने वाले सालों में आपकी थोड़ी बहुत याद आया करेगी आपके बर्थडे वगैरह पे, बस। अब सोचो जब परिवार वाले आपके 1 साल के अंदर रिकवर हो गए, परिवार वालों को आप 1 साल बाद याद भी नहीं रहोगे या फिर थोड़ा बहुत रहोगे, तो आपके मरने से उस लड़की पर क्या फर्क पड़ेगा? शायद वो रोएगी लेकिन वो दूसरी बार क्या बोलेगी? ओह ही वाज सच अ नाइस चैप, आई विश ही वाज अलाइव एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बस ये बोल के वो मूव ऑन कर जाएगी। तो भाई क्या होगा आपके मरने से? बताओ। कुछ नहीं होने वाला। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए, आपको जो रिजेक्शन मिला है ना उसका, उस पूरे रिजेक्शन को ना यहां आग बना के यहां पर घुसाओ, ठीक है। और उस रिजेक्शन को लेकर अब अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाओ, पूरी प्लानिंग पे लग जाओ, प्लान करो, रिसर्च करो क्या करना है। 5 ईयर डाउन द लाइन आपको ये सोच लो कि भाई 5 साल में ऐसी पोजीशन पानी है जीवन में कि इस लड़की, ये लड़की चाहे किसी भी पोजीशन पे हो अपने जीवन में, इसे पछतावा होना चाहिए मुझे रिजेक्ट करने का। ऐसी प्लानिंग करो अपने जीवन में और सोच के देखो 5 साल बाद जब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो कि आप उसके सामने से निकल रहे हो और वो सोच रही है कि अरे यार लड़के को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मैंने क्यों किया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके मन में थोड़ी सी भी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यहां पर जब भी आप इस मोटिव के साथ अपने लाइफ में, आपको उसके रिजेक्शन को ना आग बना के यहां डालना है और उस पूरी की पूरी एनर्जी को ना अपने करियर पे फोकस कर देना है। आप समझ रहे हो? तभी इस रिजेक्शन का कुछ फायदा हो सकता है। यहां पर आप यही सीख ले सकते हो बस। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आंसर देने से पहले भी बोला था, अब फिर से बोल रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर आंसर है ये सिर्फ
इसी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये एक्सट्रीम डिप्रेशन में है व्यक्ति, है ना, क्योंकि इसे फ्रेंड जोन कर दिया गया है, तो ये यहां पर है। अब इस व्यक्ति को मैं यहां की बात नहीं बता सकता, आप समझ रहे हो, इस व्यक्ति को यहां से बस यहां लाना होगा। अब अगर मैं इसे आत्म तत्व का ज्ञान देने लग जाऊं, ये कहेगा भाई क्या बोल रहा है भैया, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे बस निकाल यहां से। या फिर अगर मैं इसे ये बोलने लग जाऊं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम, ये बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो यार, इसे ये सब चीजों से मतलब नहीं है। तो ये पर्टिकुलर आंसर सिर्फ इसी व्यक्ति के लिए है। हमें व्यक्ति का अधिकार देखते हुए, व्यक्ति की योग्यता देखते हुए ही आंसर देना होता है। तो हमें इस व्यक्ति को, क्योंकि एक्सट्रीम डिप्रेशन में है, इसे अभी कुछ भी स्पिरिचुअल स्टफ समझ में नहीं आएगा, अभी ये उससे अटैचमेंट में डूबा हुआ है, उसी के सपने देख रहा है, तो उसे बस यहां से यहां उठाना है।